नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और पाते हैं कि क्या क्या आज के सेशन में खास होने वाला है। अब सिर्फ इस बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई देखो, सेशन की शुरुआत चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई एग्ज़ाम हो, डेली आपके लिए जो बेहतर से बेहतर कंटेंट हो सकता है, अपनी तरफ से तो यही प्रयत्न होता है कि वो छांट करके ले आऊं। अब रही बात ये कि सर कभी कोई एक आध क्वेश्चन छूट गया तो अगले दिन कवर होगा, लेकिन कवर होगा जरूर, ये मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं। सेशन की रोज की शुरुआत तिरंगे को सैल्यूट के साथ होती है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। आज जब हम सो करके उठे तो हम सोचे अड्डा से हम बोल दें कि यार आप लोग ना कोई ऐसा स्वेटर या कोई ऐसा टी शर्ट कुछ ऐसा सिलवाओ, उसी को पहन के आदमी रात में सो जाए जाड़े के दिन में, सवेरे उठे तो मार चेंज पेंज न करना पड़े। सही कह रहे कि नहीं? फिर ठंडा लगता है यार, मार टी शर्ट उतारो फिर ऐसे वैसे करो तो ठंडा लगने लगता है लाल। तो हम कहे भाई ससुरा गड़बड़ा गया। अब घरेलू कपड़े पहन के आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम आ जाते हैं, कभी कभी हमारा चल जाता है, हम पहन लेते हैं। हम ये मान लिए हैं ना कि कोई नहीं, अपने घर की बात है। जैसे तुम लोग को पढ़ाना हमको अपने लिए अपने घर की बात होती है, तो वो है। भैया पैसा, एक आध दो लोग कह रहे हैं कि क्यों पैसा खरीद लीजिए दूसरा, पैसा नहीं है ना अभी नहीं। आओ चलो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किस खेल से संबंधित है जिसका 18वां संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? सबसे पहली बात जान लो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी 26 से नवंबर से स्टार्ट किया गया है 28 दिसंबर तक। 26 नवंबर से कब तक चलेगा सर? 28 दिसंबर तक चलेगा। ये टी20 फॉर्मेट में खेला जाता है और इस बार इसमें 38 टीम हिस्सा ले रही हैं। लास्ट चैंपियन, जो मौजूदा चैंपियन है या लास्ट चैंपियन जो है वो कौन सा जगह है सर? मुंबई है। और इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका आयोजन कहां किया? क्रिकेट से संबंधित है, क्लियर है सर, क्रिकेट से संबंधित है। और साथ ही साथ सैयद मुश्ताक अली का ट्रॉफी का ये हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, ये सर पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 2006-07 में, 2006-2007 में इसका प्रथम संस्करण था, या फिर पहली बार इसका आयोजन किया गया था, संस्करण था। इसकी सबसे सफल टीम की बात की जाए, सबसे सफल टीम, ठीक है, सबसे सफल टीम, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की सबसे सफल टीम है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु इसकी सबसे सफल टीम मानी जाती है। वहीं क्रिकेट से वैसे आपको पता है कि देवधर ट्रॉफी और क्या कहा जाता है, रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी, ये भी आपके क्रिकेट से हैं। क्रिकेट से रिलेटेड दो बात हम लोग और कर सकते हैं कि अभी भारत ने टी20 जो ब्लाइंड वुमेन्स, ठीक है ना, ब्लाइंड वुमेन्स का जो क्रिकेट होता है वो जीत लिया है, ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये भारत ने जीता है। और क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज और कि भारत ने वनडे इंटरनेशनल वुमेन वर्ल्ड कप भी इस बार का जीत लिया है। तो क्रिकेट से रिलेटेड चूंकि ये दो चीजें हैं तो पहले ये भी याद रखेंगे। और चूंकि वर्ल्ड कप की बात किए तो फिर हम यही बात कर सकते हैं कि आपके क्या किया जाए, वर्ल्ड कप की बात करें तो सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि आप वो जीत, कबड्डी वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है, कबड्डी वर्ल्ड कप ने भी भारत ने जीता है, ठीक है। अच्छा भैया, एक साल का करंट अफेयर, यार एक साल का करंट अफेयर मैंने अभी ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने से 2-4 दिन पहले करवाया है, आप उसको दोहराओ तो। मैंने टॉपिक वाइज 2 दिन में पूरा कवर किया है, ठीक है। तो ये जो एक दोस्त कह रहे हैं कि भैया एक साल का करंट अफेयर, प्लीज वो मैं पढ़ा चुका हूं, अभी 5-6 दिन पहले पढ़ाया हूं, तो उठाओ वहां से, टॉपिक वाइज है, दोहरा लो, ठीक है ना। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 38 टीमें शामिल हैं और भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अच्छा, ये जैसे लिखा है SMAT, तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर निम्न में से कौन बन गया है?
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर निम्न में से कौन बन गया है? जकार्ता, नई दिल्ली, ढाका, टोक्यो। इधर आबादी की वजह से एक बड़ा नुकसान मिला। कल ससुरा हमारा फोन है एक को जो था, एक ही तो फोन रखे, वो भी झिंगा लाला हु हो गया। अब कंपनी वालों को दिए तो वो ससुरे कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन लगेगा। अब हमको 8 से 10 दिन बिना मोबाइल के गुजारना है, और ये मेरे लिए मतलब कि अच्छा हुआ। गड़बड़ा गया, क्या बताएं, वो कुछ उसमें हो गया होगा। तो कल सुबह ले जा करके कंपनी वालों को दिए, वो कह रहे हैं 8 से 10 दिन लगेगा। हम कहा ठीक है, बनाओ, बढ़िया एकदम झकास, समझ रहे हो। तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, इतना सब लोग 3 तूफान कर रहे हैं, मोबाइल के साथ अत्याचार कर दिए होंगे, बस बेचारा गड़बड़ा गया होगा, हैंग हो गया, झिंगा लाला हु हो गया, ठीक है ना। अब इसका आंसर करो। देखो, एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल अफेयर्स। कौन सा है सर? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल की रिपोर्ट आई। यूनाइटेड नेशन की संस्था, यूनाइटेड नेशन की संस्था है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, उसकी रिपोर्ट आई। और उस रिपोर्ट 2025 को कहा गया वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस। कौन सी रिपोर्ट आई सर? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025 के नाम से एक रिपोर्ट आई, जिसमें दुनिया के शीर्ष देशों का अध्ययन किया गया जनसंख्या के मैटर में। पाया यह गया है कि दुनिया में करीब करीब 1975 से तुलना की गई, जहां 1975 में 10 मिलियन जनसंख्या वाले शहर कितने हुआ करते थे सर? मात्र 10 मिलियन जनसंख्या वाले शहर मात्र 15 हुआ करते थे। वहीं आपके 2025 में 10 मिलियन वाले शहर, 10 मिलियन वाले शहर कितने हो गए लल्ला? आपके लगभग 33 हो गए। मजेदार बात कि इस 33 में 19 एशिया के हैं। अब भैया भारत, चीन सब इधर हैं, इस 33 में से 19 एशिया के हैं। उसमें भी मजेदार बात, टॉप 10 में, अगर टॉप 10 की बात करो तो टॉप 10 में 9 एशिया से हैं, एशिया से हैं। और इन टॉप 10 में 10 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाली बात मैं कर रहा हूं, ये नहीं कि किसी भी शहर को इसमें काउंट कर लिया गया है, सब बात कर रहा हूं 10 मिलियन से ज्यादा वाले शहर। इस टॉप 10 में भारत का भी एक शहर शामिल है, दैट इज दिल्ली, ठीक है ना। 9 एशिया से हैं, उनमें से एक भारत का शहर शामिल है, दिल्ली। और लिस्ट को टॉप किया है जकार्ता ने। जकार्ता में करीब 42 मिलियन, कितने? 42 मिलियन के आसपास क्या हैं? भीड़ है, लोग हैं, जनता है, आम नागरिक हैं, ये सारी चीजें। तो आपके जकार्ता ने इस लिस्ट को टॉप कर लिया है सर्वाधिक जनसंख्या के मैटर में। वैसे अगर करंट सिनेरियो देखें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या भारत के पास है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखने वाला है। वैसे आप देखो, जनसंख्या तो बहुत बढ़ा, कोविड के समय जनसंख्या बढ़ा, जाहिर सी बात थी, लोग घरों पर थे तो नेचुरल था कि जनसंख्या बढ़ जाए। अभी देखो ठंड के दिनों में फिर जनसंख्या बढ़ने का वो एक किसी मीडिया न्यूज में था कि अब जनसंख्या की फिर से गणना की जाएगी, फिर जनसंख्या बढ़ी हुई आएगी। अरे तो भैया आप जय बार गणना करोगे उतनी बार जनसंख्या बढ़ी हुई आएगी। तुम जय बार रिपोर्ट निकालोगे, आज रिपोर्ट निकालो, कल रिपोर्ट निकाल दो, फिर बढ़ जाएगी। भाई 1000 लाख तो पैदा हो जाएंगे ना, ठीक है ना, 1000 लाख तो अब देखो लोग पूछ रहे हैं सर आपका फोन हैंग हो गया, खत्म हो गया। हाँ यार अब हो गया तो क्या करें उसका। जकार्ता आओ भैया, सब लोग आओ आओ, मेला लगा है, मेला। इन लोग से कह दूं कि भैया तुम लोग एसएससी रेलवे दे दो, भीड़ वैसे कम थोड़ी है। तो जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। चाइनीज लोगों को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। काफी मेहनत के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है। अब इसी को भाई, जैसे मान लीजिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब यही बात उनको मान लो बतानी है कि भारत जनसंख्या के मैटर में आगे बढ़ गया, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों, आपकी लगातार मेहनत और भारत की एकाग्रता
ने आज वो रिजल्ट दिखाया कि हमारी जनसंख्या चाइना को भी पीछे छोड़ दी है। बजा ताली एकदम दमादम। तो ये हो गया, ठीक है। तो पहले नंबर पे यही जकार्ता है, दूसरे नंबर पे ढाका वाले हैं, ये सब दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे जापानीज हैं, कम नहीं है ये सब। इसी में एक रिपोर्ट और आई है कि भारत में 100 वर्ष से ज्यादा आयु के कितने लोग हैं, तो करीब 38,000 के आसपास लोग हैं। और दुनिया में सर्वाधिक 100 वर्ष से ज्यादा के लोग किस देश में हैं, तो जापान में हैं। 1,22,000 समथिंग लोग थे, कुछ लोग थे जो कि जापान में बहुत आगे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये बात जरूर याद रखना, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर्स की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, अगर पेपर टफ किया सीजीएल वालों तो यही आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है। इस बात को आप हल्के में ले रहे हो ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो है, मजेदार है, ठीक है ना। चलिए अगले पे आते हैं। ये है भैया लिस्ट, अपना दिल्ली कितने पे, 1 2 3 4, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, जनसंख्या तुम कितना बढ़ा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। टॉप हम लोग करते हैं, ओवरऑल में तो हम ही लोग चापे हुए हैं, चाइना से भी ऊपर है। ये लीजिए, लिख देना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर में सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, आजकल हो क्या रहा है, जब से मतलब कल से ही मोबाइल मेरी खराब हो गई। जैसे हम इसका डिटेलिंग उटेलिंग करते हैं तो मोबाइल से अपना डिटेल उटेल लिख लेते हैं, मोबाइल खराब होने से डिटेलिंग में भी दिक्कत है। जैसे कोई चीज नहीं याद आ रही है, हेलो भारत सुजलाम सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, झट से आया है, भारत सुजलाम सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्रालय आपके CR पाटिल जी द्वारा किया गया है, काम हो जाता है। अब ससुरा हर चीज लैपटॉप पे खोजना पड़ रहा है। नई दिल्ली, बात सही है, नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं CR पाटिल जी, CR पाटिल जी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। और इस अवसर पे उन्होंने जल जल संरक्षण को लेकर के, जल की शुद्धता को लेकर के और भी बहुत सारी बातों पर इसके ऊपर उन्होंने मतलब कि प्रकाश डाला कि भैया ठीक ठाक से रहो सब लोग। और अब इसमें हम और क्या ही बोलें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये कुछ बैठक है, ठीक है। अगले पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले प्राइवेट तौर पे विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है? पहले समझो। हैदराबाद की एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। कहां की है सर? अरे बाप रे, जुखाम सुखाम। हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद की कंपनी का क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। अच्छा सर, का नया ऑफिस या कैंपस कह लो, का नया कैंपस मोदी जी पहुंचे और इसका भी इन्होंने उद्घाटन किया। उसका नाम क्या रखा गया है? एडवांस इन्फिनिटी कैंपस नाम रखा गया है, एडवांस इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन। अब पहला मोदी जी ने यह काम किया। अच्छा सर, देखो समझना बात को, पूरा हिसाब किताब समझ जाया करो। हैदराबाद मोदी जी गए, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के एक बहुत बड़े एडवांस इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस कैंपस के उद्घाटन के समय उन्होंने पहली बार भारत का कॉमर्शियल ऑर्बिटल, जो कि प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है, चेतक 1 को, विक्रम 1 को देखा, ठीक है ना। ये भारत के किसी, यही प्राइवेट कंपनी है, भारत के प्राइवेट तौर पर डेवलप किए गए एक कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को क्या किया? देश के सामने पेश किया गया। अब देखो, जैसे हम लोग के रॉकेट की लॉन्चिंग कहां से होती है सर? वो हरिकोटा चले जाएंगे, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप चले जाएंगे, लेकिन
इस कैंपस के बन जाने से अब भारत रॉकेट की लॉन्चिंग तेज और सस्ता कर पाएगा। रॉकेट लॉन्च जैसे नहीं होता, पहले थोड़ा महंगा रहता था, अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आई, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इस चीज को बढ़ावा दिया, तो अब भारत की जो लॉन्च सर्विस है, रॉकेट लॉन्च करने की, सैटेलाइट लॉन्च करने की, वो अब क्या हो गई है, बढ़ गई सर, क्योंकि एक नया इंफिनिटी कैंपस खुल गया। आने वाले दिनों में हम लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे कि एक नया रॉकेट लॉन्च किया गया हैदराबाद के एडवांस इंफिनिटी कैंपस से। तब आप हो सकता है कि वहां श्रीहरिकोटा का नाम ना सुने, हो सकता है आप वहां व्हीलर द्वीप का नाम ना सुने, तो आज यहां पे ये नाम सुन ले, ठीक है ना। करंट एक स्टूडेंट का कमेंट ले लें, बेचारा पता नहीं क्या लिख रहा है। सर नाम क्या है, पारसनाथ बेहरा, ग्रुप गुरुजी ग्रुप डी परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण भूमिका है, जीएस में करंट का खेल, थैंक यू गुरुजी। लल्ला वो उसके लिए हमने करंट के क्लास लिए हुए हैं यार, प्लीज और प्लीज उसको देख लेना, 1 साल का ये हो गया, ठीक है। अभी भारत, अगर इसी साइंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भारत और फ्रांस ने भी कल के करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा था, समझौता किया था क्या बनाने के लिए, हैमर नाम से, मतलब भारत और फ्रांस ने समझौता किया था हैमर स्मार्ट आपके हथियार बनाने के लिए। ये क्या है, एयर टू ग्राउंड, ये हम लोग कल पढ़े थे। तो फिलहाल भारत, अच्छा तुम लोग में से मुझे नहीं पता कितने लोग बाहर से हो, दिल्ली से हो, लेकिन अगर इस समय दिल्ली कोई आना हो और अगर वो काम टाल सकते हो तो टाल देना। इस समय दिल्ली में 400 से ज्यादा AQI चल रहा है, 400 प्लस AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये चल रहा है। और अमेरिका में अगर 50 से ज्यादा हो जाता है तो वहां इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। और इस समय दिल्ली में 400 चल रहा है और यहां के छोटे बड़े बच्चे सब लोग उसी में सांस ले रहे हैं। मैं सच बताऊं ईमानदारी से, कल रात में मुझे सीने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जुकाम सही हो ही नहीं रहा है, खांसी लगातार आ रही है और दिल्ली के लोग सिर्फ अपने फेफड़े को काला किए जा रहे हैं। अब मेरी तरह कई लोगों की मजबूरी होगी, नौकरी कि रह के ऑफिस से करना है, नहीं तो इस समय बिल्कुल दिल्ली छोड़ देने लायक है जहरीली हवा की वजह से। बहुत गंदा यहां पे स्थिति है इस समय दिल्ली में। तुम लोग नोटिस करो, पिछले 8-10 दिनों से मेरा खांसी जुकाम थकान रुका ही नहीं है, मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। मैं तुम लोग को बताऊं, जैसे अब क्या ही उसमें मैं बोलूं, बहुत दिक्कत है यहां पे इस समय। मास्क वास्क हमेशा लेके चलो, ये मास्क कितना रोक लेगा यार। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता, ये इंपॉर्टेंट है। चीन के खिलाड़ी हैं वेई एई, ये चीन के थे, ये हार गए सर। इनको कौन हरा दिया सर, कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आपके उज्बेकिस्तान के, ये जावोखिर सिंडारो, ये उज्बेकिस्तान के हैं, जावोखिर सिंडारो। इन्होंने सबसे कम उम्र का, चीन के वेई ई को हरा करके इन दोनों के बीच में मैच हुआ, सबसे कम उम्र के विश्व के खिलाड़ी बन गए फीडे शतरंज जीतने वाले। इसका आयोजन कहां किया गया सर, गोवा में आयोजन, ठीक है ना, गोवा में इसका आयोजन किया गया। इसमें करीब 206 खिलाड़ी भाग लिए थे। कितने, 206 खिलाड़ी विश्व भर के अन्य देशों से भाग लिए थे। इन 206 खिलाड़ियों में भारत के 24 शतरंज खिलाड़ी भाग लिए थे, लेकिन बावजूद इसके नहीं जीत पाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, फीडे चेस वर्ल्ड कप का नाम बदल दिया गया था। हम लोग पढ़े थे ना कि फीडे चेस वर्ल्ड कप का नाम बदल करके विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया, विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है। ये बात भूल मत जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो जावोखिर सिंडारो उज्बेकिस्तान के प्लेयर ने चीन के वेई ई को हरा करके जीत लिया है।
और इनको पता है कितना मिलेगा, $1,20,000। यहां पे लिख दे रहा हूं $1,20,000। गुणा कर लेना, $1 95 के बराबर। वेई को भी मिलेगा ठीक ठाक पैसा, $85,000। $85,000 मिलेगा वेई को। बैठे बैठे सब ऐसे शतरंज पासा खेल के पैसा जीत जा रहे हैं। इधर हम लोग मुंह बना के दिन भर, अब देखो जीत गया ना लड़का। अब जिसे हम लोग क्लास में शादी विवाह भी तय करवा लेते हैं, बढ़िया लड़का है, शादी तय हो जाए, $1,20,000 एक के मैचवा से जीता है। चलो भैया उज्बेकिस्तान के, लेकिन यार कैसे दामाद का नाम लेंगी मम्मी पापा? ओ कहेंगे हमारे यहाँ आज खीर आया है। खीर आया है, आधा मोहल्ला के लोग पागल। हमारे दामाद सिंडारो आए हैं, मोहल्ले वाले कुछ बोल बोल के पागल कर देंगे, सिंडारो सिंडारो सिंडारो। पैसा है, कोट वोट बढ़िया पहने एकदम चापे हुए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हंसी मजाक से अलग हटते हुए। तो भैया चीन के नंबर 1 खिलाड़ी वेई को हरा दिए हैं सिंडारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसा पैसा एकदम बरस रहा है पैसा, इसीलिए सदिया तय करवाया, और कोई दूसरी बात नहीं है। अब नहीं होता तो भाई देख लेते हैं हम लोग। अच्छा मैं तुम लोग को लिख दूं, तुम लोग हंसी मजाक में ले रहे हो। कई लड़कियां क्लास में बैठ, ओ सुंदर तो है, बात तो है, सुंदर तो ठीक है तो है। अपने देश में शादी नहीं करोगी तुम, अब जा रही हो सिंडारो के साथ शादी करने। इतने अच्छे अच्छे लड़के, तेजस्वी लड़के बैठे हैं कमेंट बॉक्स में, दिन भर इधर है उधर का कमेंट करते हैं। वो है तुम्ही को इंप्रेस करना चाह रहे हैं, और तुम लोग विदेश जा रही हो, वो भी उज्बेकिस्तान है। अगले पे आओ, अगला क्वेश्चन। तो यार ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा देखिए, ये हम इसलिए बीच बीच में हंसी मजाक करते हैं कि आपका थोड़ा सा मन हल्का रहे, आप आराम से पढ़ सके, इसलिए नहीं करते हैं कि आप इसको अन्यथा लें। कभी किसी को कुछ इस बात में बुरा लगे लल्ला, तो मैं क्षमा भी हाथ जोड़कर मांगना चाहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक होता है कि आप ठीक है यार दिन रात सुबह शाम पढ़ी रहो, सुबह सुबह उठे उसी में हम लगे मार आइंस्टीन का समीकरण रगड़ने, हो गया उसी में काम। इसका क्या होगा गुरुजी? 27 नवंबर 2025 को भारत के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर की कौन सी जयंती मनाई गई? पहले तो इनका पूरा नाम जान लो। इनका पूरा नाम था गणेश, यार गणेश नाम आया तो जी लिख दूं, गणेश वासुदेव। अब फिर भगवान का नाम आ गया, फिर जी लिखूंगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब इनके नाम के लिए भी जी लिख दूं, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जो कि भारत की पहली लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर भी रहे हैं। FIRST हो गए, फर्स्ट स्पीकर। ठीक है ना, भारत के पहले स्पीकर भी रहे हैं। इनके बारे में एक रोचक तथ्य मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, ये पहले स्पीकर रहे हैं भारत के, और ये पहले स्पीकर रहे हैं जिनके ऊपर महाभियोग इंपीचमेंट भी लगाया गया है। महाभियोग लगने वाले प्रथम स्पीकर, वाले प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है सर? तो वो सर यही जीवी मावलंकर जी हैं। खैर इस बार इनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। जीवी मावलंकर जी भारत के संविधान सभा के बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य रहे। 1888 में 27 नवंबर, आज क्या तारीख हो गया? 28, कल इनका हैप्पी बर्थडे था। 27 नवंबर 1888, 1888 ईस्वी में लल्ला इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इन्होंने भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत बार यह क्वेश्चन आया है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। 137वीं जयंती मनाई गई है इनकी। ठीक है ना, 1937 में ये अहमदाबाद से बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के तौर पे अपनी जो संवैधानिक यात्रा है इन्होंने शुरू की थी। तो जीवी मां, अच्छा इसी पे लगे हाथ आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जयंती मैं आपको बता ही रहा हूं कि इस बार यही बनने वाला है। मुझे तो पूरा उम्मीद है यही तुमको एक नंबर दिलवाएगा जयंती के क्वेश्चन में, देख लेना। या फिर वंदे मातरम, वंदे मातरम का भी 150वां है। जब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं एकदम छाप देता हूं, भाई याद रखो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, डेमोक्रेसी के मैटर में भारत का कोई जवाब नहीं है। भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, इनको कहा गया है कि भैया एक दिन थोड़ा सा स्वीडन आ जाइए। ये बोले कब स्वीडन आवे? तो इनको बोला गया कि गुरु आप स्वीडन आइए 3 दिसंबर को।
इन्होंने पूछा कारण बताइए हमें स्वीडन क्यों बुलाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल IDEA संस्था ने कहा भाई आप अगले अध्यक्ष हैं, आपका कार्यकाल 2026 से शुरू होगा और याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार जी, आपका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का आपका कार्यकाल होगा। यही नहीं, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है, अगर असिस्टेंस है इसकी हम बात करें तो इसके कुल 35 देश सदस्य हैं। किसके सर? इसके 35 देश सदस्य हैं, ठीक है ना। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इंडिया फाउंडर है, फाउंडर सदस्य। ये एक बार पूछा था रेलवे में भी, तो मैंने कहा कि फाउंडर सदस्य भारत। अब इसका कतई मतलब नहीं है कि अकेले भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की स्थापना की, नहीं। इसका मतलब यह है कि भारत इसका फाउंडर सदस्यों में से एक है। जैसे यूनाइटेड नेशन की स्थापना 51 देशों ने मिलकर के की, 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो उन 51 देशों में एक देश भारत भी था। बस आई वांट टू से दिस। अब भैया लुक दिस, अंग्रेजी बोल दिस, मजा आ गई, चलिए आगे बढ़ लिस, ये लीजिए, ठीक है ना। जब मैं कभी अभी कुछ दिन पहले मैं इंदौर गया था, जब मैं भोपाल जाता हूं और भोपाल की जो वहां की बड़ी अच्छी भाषा, वहां लोग लास्ट में रिया बोलते हैं, क्या कर रिया है, खा रिया है। मुझे सुन के बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह कुछ तो अलग सुनने को मिला यार। जैसे नहीं क्या कहा रिया, अब उधर बिहार में मिथिला साइड चले जाए, क्या करी छे। अब इधर भोपाल आ जाओ, क्या कर रिया है। अब उधर यूपी में बनारस आ जाओ, क्या करत हुआ। देख रहे हो कितना लैंग्वेज का वेरिएशन है, धड़ाधड़। क्या कर रिया है, का करी छे हैं, का करत हुआ। बनारस में हमारे साइड थुआ पौआ लगाते हैं, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हर भाषा अपने आप में मजेदार है, बस समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ जाए तो हर भाषा मजेदार है। अगले पे आ जाओ। अच्छा, वो IDEA का, हाँ, उसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है यार। एक लड़का पूछ रहा है सर IDEA इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो मतलब स्टॉकहोम, ठीक है ना, स्टॉकहोम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सुविधा को उद्घाटन? अरे वही हैदराबाद। नहीं, मोदी जी गए थे एडवांस इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करने एरोस्पेस कंपनी के, तो सर हैदराबाद में ही मोदी जी ने इसका किया है, ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन, ठीक है ना। ये उसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है यार। अभी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना कि भारत का पहला कॉमर्शियल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया गया, वहीं पे भारत का पहला इंजन फैसिलिटी, सैफ्रॉन इंजन फैसिलिटी भी मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा। अब भारत US और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है, मतलब उड़ान वाला जो उड़ान भरेगा। अगले पे आते हैं सर। एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? अभी से कुछ दिन पहले, अच्छा, जो भगवान राम जी की अयोध्या में राम ध्वजा फहराया गया, क्या फहराया गया? राम ध्वजा, या फिर यूं कह लें धर्म ध्वजा भी आप इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। राम ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराया गया। ये धर्म ध्वजा करीब करीब इसका जो ध्वज है, जो उसका लाठी लगा हुआ है ध्वज में, जैसे ये 5000 kg का है। ये जो ध्वज में लाठी लगा हुआ है 5000 kg। याद रखना इस ध्वज का वेट 2.5 kg है, 2.5 kg है। इस ध्वज के ऊपर कोविदार के वृक्ष बने हुए हैं। कोविदार का जो वृक्ष है वो भगवान राम के वंशजों के क्या है, मतलब कि ताकत, सम्मान, प्रतिष्ठा, धर्म का प्रतीक है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है। तो आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अयोध्या में आपके उद्घाटन किया गया, स्थापित किया गया धर्म ध्वजा का, जिसके ऊपर कोविदार वृक्ष और जो भगवान राम के वंशजों का जो प्रतीक चिन्ह है वो सब लगा हुआ है, सूर्य और कोविदार वृक्ष। अब देखो मुद्दा, इसी बीच में
एक संस्था है, नाम सुनना क्योंकि वो उतना ज्यादा एग्जाम में शायद ना आवे जो मुझे लग रहा है, श्री संस्थान गोकर्ण परतमली जीवोत्तम मठ। अब आप इतना याद रखो, गोवा में एक है, गोवा में है जीवोत्तम मठ। मैं यहां पे सिर्फ जीवोत्तम मठ भी लिख दूंगा तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो जाएगा। जीवोत्तम मठ का 550वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पहुंच रहे हैं? गोवा। तो गोवा में भगवान श्री रामचंद्र जी की ये 77 फीट, भारत की सबसे ऊंची 77 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। बनाने वाले वही हैं जो हमेशा से इन क्षेत्र में अग्रगण्य नाम है, राम वी सुतार जी। ठीक है ना, राम वी सुतार जी। याद रखिएगा, इसका आज 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा और मतलब पूजा पाठ यज्ञ हवन ये सब कार्यक्रम चलेगा। और उसी कार्यक्रम के बीच में एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। और आप देख रहे होंगे, देखने के लिए यहां सीढ़ी उड़ी लगा हुआ है, लोग पहुंचेंगे अपना बढ़िया। तुम लोग भी जाओ यार, होटल होटल यहाँ है, बढ़िया रहो गोवा में और बैठ के भजन वजन करना हो करना, श्री राम जय जय राम है, ये सब होना चाहिए। तो भैया श्री रामचंद्र जी की जय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मोदी जी इसका जा करके अब पूजा पाठ करेंगे और शुरुआत करेंगे इसकी, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है अगला क्वेश्चन? भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की? देखो भारत में ना रेयर अर्थ मेटल्स ही कम है। रेयर अर्थ मेटल वो होते हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं और कभी कभार किसी किसी देश में मिलते हैं। एक इस तरीके का रेयर अर्थ मेटल ग्रुप है जिसका अध्यक्ष यूएसए है। करीब उसमें इस समय रेयर अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक है ना, मेटल ग्रुप, उसका अध्यक्ष इस समय कौन है? यूएसए है। भारत उसका सदस्य है। तो जितने भी रेयर अर्थ मेटल ग्रुप हैं वो देश इस चक्कर में लगे रहते हैं कि यार रेयर मतलब होता है कि बड़े मुश्किल से जो चीज मिले। तो भारत ने भी एक अपना मैन्युफैक्चरिंग कि भैया हम एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग हम उसको बनाएंगे और उसको बनाने के लिए हम एक योजना ला रहे हैं और उस योजना के लिए हम पैसा देंगे 7,280 करोड़ रुपए कि ठीक है कि हमारे देश में रेयर अर्थ मैग्नेट जमीन के अंदर कम पाया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने एक योजना लाई सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना, और उस योजना में 7,280 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और हम रेयर अर्थ मैग्नेट बना देंगे। तो कैबिनेट ने, जो कैबिनेट समिति है उसने अप्रूवल इसको दे दिया है, ठीक है ना, उसको अप्रूवल दे दिया है। चलिए, तो ये है, ये मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी इसके बारे में हम बताते हुए कि भैया एकदम चकाचक अब हम बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, एरोस्पेस के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की। तो अब इसको भारत में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगले पाएंगे सर, अगला क्या है? होया डावोडियंसिस नामक नई पादप प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? इसको वैक्स फ्लावर के नाम से भी जाना जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में सर। ये दिखने में मोम, इसको वैक्स फ्लावर, वैक्स फ्लावर, क्योंकि ये दिखने में मोम जैसी दिखती है, जैसे मोमबत्ती होती है ना, एकदम उस तरीके की दिखती है। ये अरुणाचल प्रदेश साइड में नई प्रजाति होया डावोडियंसिस पाई गई है। ये उसके फूल हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। विजयनगर साम्राज्य के समय इनको देखा जाता था, ठीक है ना। तो अब अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर इलाके, ये वो विजयनगर नहीं है, हाँ वो इतिहास वाला विजयनगर नहीं, विजयनगर साम्राज्य के समय इस फूलों का चर्चा किताबों में मिला है, ठीक है ना। हालांकि अभी इसको इतिहास से नहीं कनेक्ट करते हैं। तो होया डावोडियंसिस चांगलांग जिले के विजयनगर इलाके में खोजा गया है। विजयनगर का ये ऐसा इलाका है जहां सिर्फ हवाई जहाज से आप पहुंच सकते हो, या एकदम पहाड़ पे चढ़ वढ़ के कहीं से इस पहाड़ पे पहुंच सकते हो, या तो फिर हवाई जहाज से यहां जा सकते हो।
हमको ही नहीं समझ आता इसी सी जगह हम लोग जाते कहाँ हैं यार, जहां खाली हवाई जहाज से जा सकते हो, इतना सांप ओप दौड़ा ले तो ऐसी ऐसी जनजातियां तुमको देखते तीर उर मार देंगी, वह उधर पड़े रहोगे। लेकिन नहीं, चुल्ल है, जा रहे हैं। चुल्ल से याद आया, एक बार हम कोविड के समय भोपाल थे, हम अपनी स्कूटी से जा रहे थे, तो एक मेरा दोस्त बोला कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है। और रात में 1 बजे 1:30 बज रहा था, जाड़े का दिन था और चाय पीने का मन कर गया। अब कहां पिए, तो चल आंसू खोजते हैं। अब खोजते खोजते हम लोग एक दुकान पे पहुंचे। 1:30 बजे रात में एक पर्सन था, वो अपना चाय वाय बना रहा था रोड पे, भीड़ उड़ थी वहां, लोग अपना वहां धूम्रपान करने गए हुए थे। तो अब हम लोग भी वहां पहुंचे, तो उसने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमने कहा हाँ, और चुल्लू उसका पापा है। अभी 1:30 बजे रात में जाड़े के दिनों में, दिसंबर जनवरी में तुम्हें चाय पीने का आवश्यकता नहीं था, चुल्ल था। तो यह बात समझना होगा, अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है ना, आविष्कार, तो चुल्ल उसका पापा है, ठीक है ना, चुल्ल उसका पापा है। भाई 1:30 बजे रात में, 1:45 बजे तुमको चाय पीने की पड़ी, रजाई छोड़ के चाय खोज रहे हो शहर में, तो वो आवश्यकता नहीं है, वो चुल्ल है। समझ रहे हो? तो यही बात अब याद रखिएगा आप लोग, कोई चुल्ल उसका पापा है। अगले पे आ जाओ। एक हमारे कमेंट में कोनो एक आध दूठो बात कर रहे हैं, अब आपका मन नहीं है, लग रहा है कोई मैटर फंसा होगा, जैसे कि नहीं तुम अब हमसे बात नहीं करती, अब उधर मैटर फंस गया है, अब तुम्हारा मन नहीं लगता, पढ़ नहीं रहे ससुर सवेरे सवेरे। भारतीय एथलीट जियोवान डी सेक्वेरा ने अबू धाबी में वर्ल्ड प्रोफेशनल जिउ-जित्सु चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गुरु इस बार लपेट दिए हैं ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, जियोवाना डी सेक्वेरा। सच बताऊं तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, तो जो मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ ले रहा हूं। इसको पीडीएफ में आप देख लेना, ठीक है ना, इसको आप पीडीएफ में देख लेना। एक को कह रहा स्नैपचैट पे बात करते हैं, तो एक लिख रही स्नैप नहीं जानती मैं, ठीक है ना, अरे सब बहुत खतरनाक है मेरे क्लासवा में। अगले पे आओ। लाल ग्रह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सर लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को आज है, ठीक है ना, रेड प्लेनेट डे, मतलब गुरु आज मंगल का दिन है, क्योंकि मंगल को ही तो हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। सर फोबोस और डिमोस इसके 2 उपग्रह के नाम हैं। नासा ने 1964 में यह दिवस मेरिनर 4 मिशन के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है। यार याद से याद आया, मतलब याद आ जाता है तो मैं शेयर कर लेता हूं। एक को नहीं, वो कोई पिक्चर आई है अभी आजकल में रिलीज हो रही है, तेरे इश्क उश्क में कुछ करके। कल अब हम जान ही रहो, इस समय हमारे इंजीनियरिंग वाले दोस्त आए, सब एक को गाना बजाए। अब मेरी मोबाइल तो खराब हो गई, उनकी तो सही है, उसी में बजा दिया एक को, वो कुछ अंगारा अंगारा करके था, हमको बड़ा अच्छा लगा। हम कहे इधर गाना कौन सा है? सब कह रहे हैं तेरे इश्क में नई पिक्चर आ रही है, जो तुम्हारे बनारस पे राझड़ा बनी थी उसी की पार्ट 2, तो तुम सुनो। हमको अच्छा लगा, और इट डजंट मीन कि मैं आपको कह रहा हूं कि तुम पिक्चर देखो गाना सुनो, मैं खुद ही नहीं देखता हूं, मैं खुद ही नहीं सुनता हूं। कोई लास्ट पिक्चर देखे हमको 5-7 साल हो गया होगा, तो मैं आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूं, हाँ समझिएगा, हाँ नहीं पता चला गए समय बर्बाद कर रहा है, हट, मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूं। गाना पाना कभी कभार सुन लिया करो। हम अगर कल गाना भी सुने होंगे ना, तो हमको लगता है कि 1-1.5 साल बाद सुने होंगे। हम गाना पिक्चर सीरियल इस सब में इंटरेस्ट नहीं लेते, हम सच बता रहे हैं, हमारा नहीं है। तुमको अपना समय देना हो तो दे दो। तो भैया आज लाल ग्रह दिवस है, तो आप हैप्पी बर्थडे मना लीजिए मंगल ग्रह का, ठीक है। चलिए हम अपने ना पीपीटी चेंजर को पॉकेट में डाल के चेक कर रहे थे कि पॉकेट में से ही चलेगा कि नहीं। देखें दबा के चल रहा है, और पैंट के पॉकेट में डाल के देखें चलेगा, चल रहा है। वाओ, ये तो बड़ा अच्छा है। चलो 27 नवंबर का दोहरा लिया जाए, 27 नवंबर का। आइए सर, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? सुनो, दोपहर में 2 बजे मैं IBMTS के नाम पे क्लास ले रहा हूं। उस IBMTS में कल मैंने आर्ट एंड कल्चर थियरी में पढ़ाया, कल मैंने शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया, फिर उसका MCQ प्रैक्टिस करवाया। आज मैं लोक नृत्य, लोक कला और वादक वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा। 2 बजे दोपहर में आधे घंटे पढ़ाता हूं मैं, थियरी वाइज प्लस MCQ। और ये चाहे MTS दो, चाहे IBMTS, चाहे कोई एग्जाम दो, आता तो है, तो हो सके तो पढ़ लीजिएगा,
ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा। ICC T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी बने हैं, ठीक है ना, रोहित शर्मा जी बने हैं। अगले पे आएंगे, पोलावरम, मकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 जगह कहां बनाए गए हैं सर? तीनों के तीनों आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस सर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पे चुना गया है? अहमदाबाद को। चर्चा में रहा हेली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इथियोपिया, राजधानी आदिस अबाबा है। अगले पॉइंट पाएंगे, कुमारी कमला का 91 साल की उम्र में अमेरिका में इनका स्वर्गवास हो गया। ये भारतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना है, शास्त्रीय नृत्य की। किसानों को पानी की सुरक्षा, टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने किस राज्य में राय थन्ना मिकोसम नामक पहल की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश में सर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन सर ये श्वेत क्रांति के जनक थे। 104वीं जयंती। भारत और किस देश की रक्षा में हैमर स्मार्ट हथियार बनाए जाएंगे? भारत और फ्रांस के बीच। जो लोग लेट आ रहे हो, ये करंट अफेयर रिवीजन चल रहा है। हाल ही में आयोजित दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? सर जेमी बूकर ने जीता है। लोगों को मुक्का मार के जीत गई हैं। अगले पाएंगे, 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? सर ओरिओल प्ला, और अभिनेत्री हैं एना मैक्सवेल मार्टिन। ये दोनों नाम अभिनेत्री में इनका और अभिनेता में ओरिओल प्ला का नाम याद रखना। अगले पाएंगे, काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सी ऑप्शन, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। संविधान दिवस सर 26 नवंबर आज का हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें हैं। देखो आज कितनी तारीख है? 28 तारीख है। मैं आज आपको बता दूं, देखो आज जो लोग NTPC की तैयारी कर रहे हो, NTPC का बैच शुरू हो रहा है। किसका? NTPC। आज अड्डा में कई चीजों की बैच शुरू हो रहे हैं, NTPC का, IBMTS का। आप Y182 कूपन कोड लगा करके 80% ऑफ चल रहा है, आप वो बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, और ये छोटा सा निवेदन, जितने लोग मुझे सुन रहे हो लला, मैं बैच वैच के बारे में नहीं बोलता हूं, नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पर्याप्त समझदार हैं अपने बारे में निर्णय लेने के लिए। जिस दिन मुझे लगता है मैं 10-10 मिनट खड़ा होकर बताता हूं, लेकिन मैं अक्सर नहीं बोलता। मैं महीने 2 महीने में मेरी रोज की वीडियो देखो, कोई 2-4 दिन ऐसा होगा जब मैं बोल दूंगा कि ये बैच आपके लिए जरूरी है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस समय क्या कर रहे हैं, IBMTS से जुड़ रहे हैं, अगर आप IBMTS का बैच शुरू हो रहा है, IBMTS, ठीक है ना, उसके अलावा लल्ला NTPC के लिए बैच शुरू हो रहा है, आप Y182 कूपन कोड लगाइएगा। इस समय 80% ऑफ है। जब आप ये कूपन कोड लगाते हो ना, तो आप मेरे टच में आ जाते हो, मेरे ध्यान। जब मैं पेड बैच में मैं पढ़ाता हूं, ऐसा कोई अड्डा का बैच नहीं जिसमें SSC हो या रेलवे मैं नहीं पढ़ा रहा, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, और साथ ही साथ अपना और अपनों का भी ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे 2 बजे SSC अड्डा पे हम लोग लोक कला, लोक नृत्य, वादक और वाद्य यंत्र का प्रैक्टिस करने के लिए YouTube पे, क्योंकि IBMTS की वैकेंसी के लिए मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, उसका जो सिलेबस है वो कवर। तो अब लोक कला, लोक नृत्य ये सब सारे एग्जाम में है, ठीक है ना। अरे यार इस समय ऐसा ही सब 3 तूफान हुआ पड़ा, उसी में को करा सर जल्दी अपना चैनल लॉन्च कर दीजिए। कर देंगे लल्ला, कर देंगे, मैं करूंगा, मैं तो लगा हूं। बल्कि मेरे स्टूडियो का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। जैसे अगर हम अपना चैनल लॉन्च करेंगे तो कहीं से तो क्लास लेंगे, ऐसा डिजिटल बोर्ड चाहिए होगा, हाई कैमरा, लाइट, सब तो वो सब लगवा रहा हूं, मैं प्रक्रिया में हूं। अब वो जो 5-7 दिन और लगे कर लेंगे, ठीक है ना, करेंगे। और आप ही को तो बताएंगे, चैनल अपने लिए थोड़ी लॉन्च करेंगे कि मेरा, मैं ही पढ़ाऊं, मैं ही पढ़ लूं। भाई जब आप पढ़ने आओगे तभी चैनल है। जय हिंद, जय भारत।